हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के एक चैप्टर चीन, संवैधानिक विकास और राजनीतिक व्यवस्था यानी कि आज के इस चैप्टर में हमें चीन के संवैधानिक विकास को पढ़ना है और चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं चीन के संवैधानिक विकास की। बट यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगी, मतलब कि पूरा का पूरा एक हिस्ट्री का पोर्शन भी साथ में हम लेकर चलेंगे ताकि हम सारी बातें समझ सकें। तो फ्रेंड्स, चीन या चाइना की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वहाँ पे विकास हुआ है, ये थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से यहाँ पे हम कई सारी बातें करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम ज़रूर लेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, सारी चीज़ें समझ सकें। चीन एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पूर्ववर्ती सोवियत संघ और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और यहाँ की सभ्यता कम से कम 4000 वर्ष पुरानी है, जो मुद्रण कला, कागज, बारूद, रेशम और चीनी मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध रही है। तो देखिए दोस्तों, चीन एक विशाल देश है, हम सभी जानते हैं। चीन की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया के हिसाब से चीन का जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया में वो तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम साइज़ देखें देशों का, तो सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा और फिर आता है चीन। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, कई बार कई सारी बुक्स में, कई सारे जगहों पर हमें देखने को मिलता है यूएसए। अब यूएसए और चाइना दोनों ही कई बार हमें तीसरे नंबर पर देखने को मिलते हैं एरिया वाइज। तो अब इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। देखो, मैक्सिमम लोगों का मानना है कि चीन जो है वो तीसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज। पूरे विश्व में चीन जो है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अब चीन और अमेरिका दोनों का ही जो क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर है। आप दोनों के ही मैपों को देखिए, दोनों के ही मैपों में कुछ आपको जो कमी मतलब नज़र आएगी। अब जब हम यूएसए का मैप देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक क्षेत्र दिखाई देता है अलास्का, जो कि यूएसए से कटा हुआ है और दूर है। अगर आप ध्यान से यूएसए के मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसी तरह जो चीन है, चीन का एक क्षेत्र आ जाता है मंचूरिया, जो कि मतलब एक नोक की तरह निकला हुआ है। तो जब दोनों के ही हम क्षेत्र को देखते हैं तो देखने से भी आपको लगेगा कि दोनों के जो क्षेत्र हैं वो लगभग बराबर हैं। अब अगर हम लैंड वाइज ही बात करें तो अमेरिका में बहुत सारा जो एरिया है बड़ी बड़ी लेक से घिरा है, मतलब अमेरिका में झीलें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि वहाँ पर जो ज़मीन का पोर्शन है वो चाइना की तुलना में थोड़ा कम है। इसीलिए कई जगहों पर चीन को तीसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप चाहें तो चीन को 4th स्थान पर भी रख सकते हैं। तीसरे स्थान पर भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, 4th पर रखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है जो कि लंबे समय से बनी हुई है। और जब कोई चीज़ कन्फ्यूज़न होती है तो उस चीज़ को हम पूरी तरह ना तो सही कह सकते हैं, ना ही गलत कह सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको बताया तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है, तो आप चाहें तो आप इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं भी अगर नोट डाउन करते हैं तब भी आपका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बट मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जो कि आपको शायद पहले ना पता हो। तो इस कन्फ्यूज़न को यहीं पर छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया कि चीन को तीसरे या चौथे सबसे बड़े देश के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में चीन सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से। और चीन की जो सभ्यता रही है वो बहुत ज़्यादा पुरानी रही है, और चीन की जो सभ्यता रही है उसमें कई सारे आविष्कार शामिल हैं, जैसे कि मुद्रण कला का आविष्कार, कागज़,
बारूद, रेशम, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका आविष्कार, तो ये सारी चीज़ों के लिए उसकी सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है और काफ़ी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ तक हमने चीन के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली। 12वीं से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यहाँ चाओ वंश का शासन था। इसी दौर में यहाँ कन्फ्यूशियस और लाओ त्सांग जैसे महान दार्शनिक पैदा हुए। कन्फ्यूशियस ने मनुष्य की प्रकृति की शुद्धता पर बल दिया और क्रूर शासकों के प्रति विद्रोह का समर्थन किया। लाओ त्सांग ने ताओवाद की नींव रखी, जिसमें व्यक्ति की प्रधानता और व्यक्तिक स्वच्छंदतावाद का समर्थन किया गया था। अब देखिए दोस्तों, अब चीन में हम बात कर रहे हैं 12वीं से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब पता होगा, आज से 2000 सन 2000 से जो भी पहले की चीज़ें हैं उन्हें हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो लगभग आज से 3000 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चीन में चाओ वंश का शासन था और कुछ दार्शनिक, कुछ जैसे कि कन्फ्यूशियस, लाओ त्सांग जैसे कुछ दार्शनिक सामने आए जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और जो क्रूर शासक, मतलब बेकार शासक होते हैं, दमन करने वाले शासक होते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया। आधुनिक युग में 1644 से 1911 के दौरान मंचू-चिंग वंश के शासनकाल में चीन विश्व सभ्यता के अग्रणी देशों की श्रेणी में आ गया। इस दौरान चीन की सत्ता मंचूरिया, तिब्बत और आंतरिक मंगोलिया के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। इस अवधि के अंतिम दौर में अति जनसंख्या और प्रौद्योगिक गतिहीनता के कारण इस साम्राज्य को विकट आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधर यूरोपीय शक्तियों और जापान की घुसपैठ के कारण यह साम्राज्य बिखरने लगा। देखिए दोस्तों, अब जब आधुनिक युग की बात कर रहे हैं तो आधुनिक युग लगभग 1600 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मंचू वंश का शासन था, जिसके नेतृत्व में चीन की जो सभ्यता थी वो काफ़ी और ज़्यादा विकसित हुई और पूरे विश्व में फैल रही थी। उसकी सभ्यता मतलब अग्रणी, एक अच्छी सभ्यता के रूप में विश्व में सम्मानित की जा रही थी। बट इसी समय क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी चीन की, प्रौद्योगिकी रूप से टेक्नोलॉजी के मामले में चीन पिछड़ी चुका था काफ़ी। तो इन सभी कारणों से अब चीन में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही थी और ऊपर से जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, जो यूरोपीय शक्तियां थी, जापान जैसे जो देश थे, वो चीन में लगातार प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब चीन और यूरोपीय शक्तियां, जापान के बीच कई बार लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं। 1895 में जापान ने चीन को युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद चीन अपने क्षेत्र में विदेशी शक्तियों को कई रियायतें देने के लिए विवश हो गया, जिससे जनसाधारण पर कई तरह का बोझ बढ़ गया। इस स्थिति के विरुद्ध चीन के जनमानस में रोष की लहर दौड़ने लगी, जिससे वहां राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना का संचार हुआ। इसका परिणाम 1900 में विदेशियों के विरुद्ध बॉक्सर विद्रोह के रूप में सामने आया। इसके एक दशक बाद 1911 से 12 में क्षेत्रीय कुलीन वर्ग और पश्चिम में प्रशिक्षित नव आदर्श सेना के नेताओं ने मिलकर गणतंत्रीय क्रांति, रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन कर दी और मंचू साम्राज्य को धराशायी कर दिया। अब पश्चिम में प्रशिक्षित डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। 1912 में उसकी जगह अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई। तो देखिए दोस्तों, अब यूरोपीय शक्तियां, जापान की काफ़ी घुसपैठ चीन में हो रही थी। इसी बीच 1995 में चीन जो होता है वो जापान से युद्ध में हार जाता है, जिस कारण से अब चीन और भी कमज़ोर हो जाता है और जो विदेशी शक्तियां होती हैं जैसे कि जापान और ब्रिटेन, अमेरिका, दूसरी जो शक्तियां थी, अब उनको कई सारी छूट देना शुरू कर देता है अपने एरिया में। समझ रहे हैं ना, जैसे कि अब चीन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसे पता होता है कि हम ना तो जापान को हरा सकते हैं, ना ही यूरोपीय शक्तियों को हरा सकते हैं। अब चीन इसी कारण से जो यूरोपीय शक्तियां होती हैं उन्हें बहुत सारी छूट अपने एरिया में दे देता है और इसका एक फ़ायदा चीन के लिए ये होता है कि चीन में इससे
क्या होता है, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। चीन की जो जनता होती है उसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है और फिर वो विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह भी करती है, जिसे बॉक्सर विद्रोह के रूप में एक नाम है, बॉक्सर विद्रोह। तो ये एक विद्रोह था जो कि विदेशियों के विरुद्ध चीन की जनता के द्वारा किया गया था। और इन्हीं सब के चलते अब जो प्रशिक्षित, जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था, वो जो वर्ग था वो राजतंत्र को ख़त्म कर कर 1911-12 के बीच की बात है ये, कि उस टाइम पर राजतंत्र को ख़त्म कर कर एक गणतंत्र की स्थापना करता है, जिसमें प्रमुख कौन थे, सुन यात सेन। ये एक पश्चिम में प्रशिक्षित, काफ़ी पढ़े लिखे, ट्रेनिंग फुल व्यक्ति थे सुन यात सेन। इन्हीं के नेतृत्व में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई थी और फिर बाद में अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित है, उसी तरह चीन में भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित की गई थी डॉक्टर सुन यात सेन के द्वारा 1912 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि चीन में 1911-12 के टाइम पीरियड के बीच जो राजतंत्र था उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया और एक क्रांति के रूप में एक गणतंत्रीय, एक रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन के द्वारा एक गणतंत्र की स्थापना की गई। चीन में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, फिर उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली की में बदल दिया गया। तो मतलब यहाँ तक अभी हमने देखा, चीन की हिस्ट्री को देखा, राजतंत्र को देखा, फिर राजतंत्र से 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। मतलब कि राजतंत्र चीन में 1912 में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद सैन्यवादियों और गणतंत्रवादियों में गृहयुद्ध छिड़ गया। इस दौरान नवनिर्मित चीनी साम्यवादी दल ने सुन यात सेन के राष्ट्रवादी दल अर्थात कुओमिंतांग का साथ दिया। 1916 से 1926 के दशक के दौरान वहाँ व्यापक विनाशलीला चलती रही। 1928 तक आते आते पश्चिम में प्रशिक्षित कुओमिंतांग नेता जनरल च्यांग काई शेक ने उत्तरी और मध्य चीन में शांति और व्यवस्था स्थापित कर दी। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया वो ये बताया कि देखो 1912 में जो चीन है वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। 1911 से लेकर 12 के टाइम पीरियड में वहाँ पर सुन यात सेन के द्वारा एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है, फिर वही अध्यक्षीय शासन प्रणाली बन जाती है। मतलब चीन में गणतंत्र यानी कि एक लोकतंत्र, समझ रहे हो, जनता का शासन वो स्थापित हो चुका था, राजतंत्र खत्म हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है, अब जो सैन्यवादी होते हैं और जो गणतंत्रवादी होते हैं उसमें गृहयुद्ध छिड़ जाता है। सैन्यवादी समझ रहे हैं, जो सैनिक वगैरह हैं, और जो सैन्यवादी वो लोग थे, कुछ तो सैनिक हो गए, और जो लोग चाहते थे कि सैनिकों का शासन हो, सैनिक तानाशाही हो, वो लोग, और दूसरी तरफ जो गणतंत्र चाहते थे, मतलब जनता का शासन चाहते थे। जनता का शासन कौन चाहता था, जो सुन यात सेन के समर्थक थे। तो सैन्यवादियों और गणतंत्रवादियों दोनों के बीच गृहयुद्ध छिड़ जाता है। मतलब चीन के अंदर ही सैन्यवादी और गणतंत्रवादी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वहाँ पर एक राजनीतिक दल था कुओमिंतांग, यही मैंने बता दिया, यही इसी दल ने फिर वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की थी। अब ये जो कुओमिंतांग, ये जो पार्टी थी, इसको एक नई पार्टी बनी थी जिसे चीनी साम्यवादी दल कहा जाता है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, एक नई बनी थी उस टाइम पर। तो अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस पार्टी ने कुओमिंतांग जो पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कहते हैं, इसका साथ दिया। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि एक नई पार्टी थी चीनी साम्यवादी दल, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने चीन में जो राष्ट्रवादी दल था, नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो कि सुन यात सेन के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें सुन यात सेन प्रमुख थे, उसका समर्थन किया। और एक जो नेता थे च्यांग काई शेक, क्योंकि जो सुन यात सेन थे उनकी जल्दी फिर मृत्यु हो जाती है। फिर एक जो प्रमुख नेता थे 1928 में, जनरल च्यांग काई शेक, अब ये एक शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं चीन में। लेकिन अब कुओमिंतांग राष्ट्रवादी दल था, कुओमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल का विचारधारात्मक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस प्रखर हो गया। कुओमिंतांग ने साम्यवादियों को पीछे ढकेल दिया
साम्यवादियों ने माओ से तुंग के नेतृत्व में चियांग काई शेक के शासन के विरुद्ध छापामार युद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया। 1931 में जापान ने मंचूरिया को हड़प लिया और 1937 में बीजिंग पर भी आक्रमण कर दिया। इस अवसर पर जापानियों का मुकाबला करने के लिए क्योमितांग और चीनी साम्यवादी दल में फिर से समझौता हो गया। इस दौरान चीनी साम्यवादियों ने जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ते हुए स्वतंत्रता सेनानियों फ्रीडम फाइटर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई और लोकप्रियता अर्जित की। 1940 के दशक के दौरान उत्तरी और मध्य चीन के अधिकांश भीतरी भाग पर साम्यवादियों का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो गया। 1945 तक आते आते जापानी वहां से पीछे हट गए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चियांग काई शेक होते हैं एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आते हैं। वो किस दल के नेता होते हैं? चियांग काई शेक वो होते हैं क्योमितांग दल के नेता, जिसमें पहले सुन यात सेन थे। बट सुन यात सेन की मृत्यु हो जाती है तो चियांग काई शेक प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं। अब जो दो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पहली पार्टी थी वो थी क्योमितांग, जो प्रमुख पार्टी थी जिसमें सुन यात सेन वगैरह थे, और इन्होंने ही गणतंत्र की स्थापना की थी। और नई पार्टी बनी थी साम्यवादी दल, चीनी साम्यवादी दल एक नई पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी चीन में, जिसने शुरू में क्योमितांग जो राष्ट्रवादी दल था उसका समर्थन किया। लेकिन अब जो क्योमितांग था और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों की विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए, जिसके कारण क्योमितांग ने जो राष्ट्रवादी दल था उसने साम्यवादियों को पीछे ढकेल दिया, मतलब पीछे कर दिया और खुद आगे बढ़ गए। बट जो साम्यवादी थे उन्होंने माओ से तुंग के नेतृत्व में, माओ से तुंग आपने नाम सुना होगा ना, जो चीन के प्रमुख नेता थे। चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी तो, और जब क्रांति हुई थी चीन में, तो जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? माओ से तुंग। जब चीन 1949 में सरकार बनाता है तो उसमें भी प्रमुख नेता थे माओ से तुंग। ठीक है, तो जो साम्यवादी थे उन्होंने माओ से तुंग के नेतृत्व में छापामार युद्ध जारी कर दिया। मतलब अब वो जो चियांग काई शेक का जो शासन था उसको उखाड़ने के लिए उन्होंने अब युद्ध करना शुरू कर दिया। मेरा अभी जो भी मैंने आपको यहाँ तक बताया वो ये बताया कि अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पार्टीज़ थी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये क्योमितांग, इनमें मतभेद हुए और साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने युद्ध शुरू कर दिया ताकि क्योमितांग का शासन खत्म हो जाए। यहाँ तक ठीक है। अब जो जापान था 1931 में जापान मंचूरिया एक हिस्सा, एक बड़ा राज्य समझ लो आप, एक बड़ा भाग है चाइना का, उस पर आक्रमण कर दिया, उस पर मतलब उसे हड़प लिया। अब उसे हटाने, उसके आक्रमण को, उसके जो भी हड़पा है उसने अधिकार किया जापान को पीछे करने के लिए। जो साम्यवादी दल था, जो क्योमितांग दल था, वो दोनों आपस में दोबारा से समझौता कर लेते हैं ताकि जापान को पीछे ढकेला जा सके, जापान से अपने क्षेत्र को वापस लिया जा सके। अब ऐसे में जब जापान के विरुद्ध युद्ध किया जाता है इन लोगों के द्वारा, तो जो साम्यवादी थे उन्होंने अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत बना ली। साम्यवादियों ने बहुत ज़ोर शोर से एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह, फ्रीडम फाइटर्स की तरह जापानी आक्रमण के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिससे कि चीन में साम्यवादी दल का प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया और 1945 तक जापान वापस मतलब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। अब कहने का मतलब है कि अब चीन में बहुत बड़े हिस्से में साम्यवादी दलों का, जो साम्यवादी दल था उसका एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 1946 से 49 के दौरान चियांग काई शेक की अमेरिका समर्थित क्योमितांग सेनाओं और साम्यवादियों की लाल सेना में फिर से गृहयुद्ध चला। इसमें साम्यवादियों की विजय हुई। चियांग काई शेक और उसके क्योमितांग समर्थक ताइवान के द्वीपीय प्रांत की ओर भाग गए, जहां उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया। 1949 में चीन की मुख्य भूमि पर माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी दल का शासन स्थापित हो गया, जिसे जनवादी चीन गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संज्ञा दी गई। इस महान परिवर्तन को चीनी क्रांति,
चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के रूप में याद किया जाता है। अब जो क्योमितांग था और साम्यवादी दलों की जो सेना थी, साम्यवादी दल की जो सेना थी, उन दोनों के बीच अब गहरा युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कि जो साम्यवादी थे उनकी विजय होती है, जो कम्युनिस्ट थे उनकी विजय होती है, और जो चांग काई शेक थे जो कि क्योमितांग के नेता थे और उनके जो समर्थक थे, अब वो ताइवान चले जाते हैं और वहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। और इस तरह 1949 में जो चीन की मुख्य भूमि होती है, वहाँ पर माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी दल का शासन स्थापित हो जाता है और चीन को क्या कहा जाता है, जनवादी चीन गणराज्य घोषित किया जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी परिवर्तन को चीनी क्रांति भी कहते हैं। अब एक बार फिर समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, शुरू में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी चीन में वो थी क्योमितांग, जिसे राष्ट्रवादी दल कहा जाता था, जिसके प्रमुख नेता थे सुन यात सेन। फिर दूसरी पार्टी आती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। वो नई होती है और शुरू में वो क्योमितांग का समर्थन करती है, बट धीरे धीरे दोनों ही दलों के बीच मतभेद बढ़ जाता है विचारधाराओं में। अब ऐसे में जापान का आक्रमण हो जाता है। फिर जापान के आक्रमण से बचने के लिए दोनों ही दल आपस में थोड़ा सा मिल जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, बट जापान को जिस तरह से पीछे ढकेला जाता है उसमें जो साम्यवादी लोग थे उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण से वो फ्रीडम फाइटर्स के रूप में पूरे मतलब चीन में पूरा प्रभाव जमा लेते हैं। अब चीन के बहुत बड़े हिस्से में साम्यवादियों का एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से साफ तौर पर 1946 के बाद जो क्योमितांग दल की जो सेना थे, लोग थे या जो सेना थी उसकी, और जो साम्यवादी दल की जो सेना थी, दोनों के ही बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस सिविल वॉर में ये जो गृह युद्ध होता है, अब इस गृह युद्ध में जो साम्यवादी दल होता है वो जीत जाता है और चांग काई शेक हार जाते हैं। अब चांग काई शेक क्या करते हैं, चांग काई शेक भागकर और जो उनके समर्थक होते हैं वो चले जाते हैं ताइवान, और ये स्थिति आज भी बनी हुई है। ताइवान को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो चांग काई शेक थे और जो क्योमितांग समर्थक लोग थे वो ताइवान चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपना रिपब्लिक ताइवान की स्थापना की थी, मतलब एक ताइवान में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की थी। और ताइवान को जो मुख्य भूमि है चीन की, जो मेन चीन जिसे हम मानते हैं चीन, उससे अलग किया है। तभी तो दो देश आते हैं ना, एक ताइवान हो गया, एक चीन हो गया। हमें लगता है ना दो देश हैं, वैसे हैं तो ये एक ही देश, बट क्योंकि यहाँ पर शासन अलग अलग देश लोगों का था। मुख्य भूमि पर माओ का शासन था, माओ से तुंग का, और ताइवान पर चांग काई शेक था, इसीलिए दोनों का शासन अलग अलग हो गया है। और इसी कारण से जो चीन है वो लंबे समय से ताइवान को हड़पना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि ताइवान मेरा इंटरनल पार्ट है। और भारत भी मानता है, बहुत सारे देश मानते भी हैं इस बात को, हालांकि खुलकर कोई मतलब नहीं कहता है कि हम नहीं मानते, बट नॉर्मली ऑफिशियली देश मानते हैं ताइवान चीन का हिस्सा है। बट क्योंकि अगर चीन ताइवान को हड़प लेगा तो वहाँ पर भी साम्यवादी शासन स्थापित करेगा, जिससे कि वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे देश नहीं चाहते कि ताइवान पर चीन का अधिकार हो, और वैसे भी क्योंकि चीन दूसरे देशों के साथ बहुत सारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसीलिए हम लोग या दूसरे देश भी नहीं चाहते कि चीन कभी भी ताइवान को हड़प पाए। बट हाँ, अब ये जो मतलब चीन में जो माओ से तुंग की सरकार बनी, साम्यवादी सरकार बनी, इसने चीन को जनवादी चीन गणराज्य घोषित किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया। और ये जो 1949 की जो घटना थी, इसी को फिर चीनी क्रांति, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया ना कि साम्यवादी दल की स्थापना हो गई, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जिस कारण से इसे चीनी क्रांति कहा गया। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो क्योमितांग दल था उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, देखो आपको शायद पता भी ना हो। अब आपको पता है कि चीन को अमेरिका ने लगभग 20 सालों तक मान्यता ही नहीं थी। अमेरिका ने कहा ये कोई देश है ही नहीं, इसे मैं मानता ही नहीं।
और हकीकत है यूएसए ने चीन को लगभग 2 दशकों तक 20 सालों तक मान्यता ही नहीं दी एक देश के रूप में। इसका सबूत ये है कि शुरू में जो संयुक्त राष्ट्र की जो सीट थी उसमें ताइवान को जो जो यूएनएससी है मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर ताइवान को सीट दी गई थी, मेन चाइना को नहीं। हालांकि बाद में देखा गया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो मेन चाइना में है तो उसे फिर सीट दी गई। चाइना की जो परमानेंट सीट नहीं है, सॉरी, यूएन की जो परमानेंट सीट है, होते ना 5 देश होते हैं सुरक्षा परिषद में, तो पहले जो 5 देश थे उसमें चीन नहीं था, ताइवान को दी गई थी वो सीट। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही है यूएन का प्रमुख, तो उसका मानना था और विश्व का मानना था कि जो ताइवान है वही असली चीन है, वही मतलब चीन की असली सरकार है। तो ताइवान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, बट फिर चीन को बाद में सीट दे दी गई, ताइवान को हटा दिया गया। तो यहाँ पर जो क्योमितांग दल था उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था और साम्यवादी को अमेरिका तो बिल्कुल समर्थन करता ही नहीं था, इसीलिए उसने चीन को मान्यता भी नहीं दी थी। हालांकि ये थोड़ा सा अलग बातें थी जो मैंने आपको बताई, बट यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और भी बात करते हैं। 1954 में जनवादी चीन गणराज्य में सोवियत ढंग का संविधान लागू किया गया। बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1953 में वहाँ केंद्रीय नियोजन की शुरुआत कर दी गई थी। इसके साथ ही कुलीन वर्ग विरोधी भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स का कार्यक्रम लागू किया गया और साम्यवादी दल के नए सदस्य बनाने का विस्तृत अभियान चलाया गया। शुरू में लघु स्तर के निजी उद्यम यानी कि स्मॉल स्केल के जो प्राइवेट सेक्टर है उसके प्रति सहिष्णुता बरती गई और देश के आधुनिकीकरण के लिए सफ़ेद पोश बुद्धिजीवी वर्ग तथा तकनीशियन वर्ग का सहयोग भी लिया गया। लेकिन क्योमितांग समर्थित जमींदार वर्ग के प्रति ऐसी सहिष्णुता नहीं दिखाई गई। उनकी ज़मीनें छीन ली गई। 1949 से 53 के दौरान उन पर सार्वजनिक रूप से मुकदमे चलाए गए और उन्हें अपनी पिछली करतूतों पर पश्चाताप करने के लिए बाध्य किया गया। जिन्होंने कहा नहीं माना, उन्हें चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी गई। अनुमान है कि ऐसे 20 से 40 लाख लोगों को मृत्युदंड दिया गया। आगे चलकर चीन ने समाजवादी विचारधारा को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की राह पर कदम रखा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अब एक बैकग्राउंड के तहत समझ रहे थे कि वहाँ की संवैधानिक विकास वगैरह कैसे हुआ। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी हमने जो देखा वो ये देखा कि किस तरह 1949 में चीनी क्रांति के दौरान जनवादी चीन अस्तित्व में आया। अब चीन में साम्यवादी दल का शासन था जिसने सोवियत संघ की तरह अपने यहाँ शासन व्यवस्था यानी कि संविधान को लागू किया, जिसमें सार्वजनिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। हालांकि फिर शुरू में जो छोटे प्राइवेट सेक्टर थे, बहुत छोटे छोटे उद्यम थे प्राइवेट, उनको भी थोड़ा सा मतलब उनके प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। और जो आधुनिकीकरण है, जो बुद्धिजीवी वाइट कॉलर जो वर्ग का काम होता है, सफ़ेदपोश बुद्धिजीवी जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनका भी साथ लिया गया था। लेकिन जो क्योमितांग बताया ना, जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जो समर्थक जमींदार थे उनके प्रति कोई भी सहिष्णुता नहीं अपनाई गई, मतलब एक सद्भावना नहीं अपनाई गई। उन्हें काफ़ी दंड दिया गया और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। और फिर आगे चल के चीन में समाजवादी विचारधारा के आधार पर अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चीन ने समाजवादी विचारधारा के आधार पर अपना आर्थिक राजनीतिक विकास जारी किया। अब ये बैकग्राउंड पता होना, हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी था। ये बैकग्राउंड आपको बताएगा कि आखिर चीन अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि आप जितनी भी वीडियोस दोस्तों देख लो, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आखिर कैसे चीन अस्तित्व में आया। बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, बट अगर यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न होगी। अब चीन में किस तरह से, क्योंकि चीन अब अस्तित्व में आ गया, एक जनवादी चीन अस्तित्व में आ गया।
अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर चीन में किस तरह से संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ, मतलब कि चीन का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। अब हम इसको समझ रहे हैं। चीन में 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना हुई। 1949 से लेकर 54 तक चीन का कोई स्थायी संविधान नहीं था। 1954 में वहां पहली बार समाजवादी संविधान लागू किया गया। चीन से पहले रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वहां 1936 का समाजवादी संविधान लागू प्रचलित था। चीन की साम्यवादी क्रांति में रूस की प्रेरणा और सहायता दोनों का हाथ रहा था, अतः इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि चीन का 1954 का संविधान रूस के 1936 के संविधान के अनुरूप बनाया गया। बाद में चीन की अपनी बदलती हुई परिस्थितियों में, अपनी बदलती हुई सिचुएशन के अनुसार वहाँ कई नए संविधान लागू किए गए और राजनीतिक प्रणाली में भी अपेक्षित परिवर्तन किए गए। 1954 के बाद चीन में 1975, 1978 और 1982 में नए संविधान लागू किए गए। उनका वर्तमान संविधान 1982 का संविधान है। तो दोस्तों देखो, अब 1954 तक चीन में कोई भी संविधान, अब 1949 से लेकर 54 तक लगभग 5 सालों तक चीन में कोई संविधान स्थायी रूप से लागू नहीं था। 1954 में चीन में समाजवादी मॉडल के आधार पर एक संविधान लागू किया जाता है, क्योंकि अब देखो रूस में ही साम्यवादी क्रांति सबसे पहले हुई थी और चीन में साम्यवादी दल का शासन था, तो रूस ने सहायता भी दी चाइना को और चाइना ने भी रूस से सहायता ली और रूस में जो भी व्यवस्थाएं थी उसे अपने देश में लागू करने की कोशिश की। तो जो पहला संविधान था वो रूस के संविधान से काफ़ी मिलता जुलता था, मतलब समाजवाद को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। हालांकि अब चीन और भाई रूस में परिस्थितियां अलग अलग थी, तो चीन ने अपनी परिस्थितियां, अपनी सिचुएशन, अपने देश के कंडीशन के आधार पर अपने अलग अलग संविधान बनाए, जिसमें उसने 1975 में, 1978 में, 1982 में अलग अलग संविधान लागू किए गए और 1982 का जो संविधान है वो वर्तमान संविधान है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों को लग रहा है कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होते तो आप इससे भी ज़्यादा डीपली स्टडी आपको करनी पड़ती, और आप सही समझिए तो आपको अगर 1-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में भी अगर आपका ये पूरा टॉपिक अगर कवर किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर कॉलेज में जाके प्रोफेसर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको सुनेंगे, तो वो एक ही टॉपिक को पढ़ाने में 1 से 1.5 हफ्ता वो लगा देते हैं। मतलब हो गया आपका लगभग, आप समझ लो कि 7 घंटे आपके उसमें गए। तो 7 घंटे और यहाँ पे आपका 1-1.5 घंटा मैक्सिमम, तो आप फ़ायदे में ही हैं। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को पढ़िए। जब सारी चीज़ें माइंड में होंगी ना, तो आधी तो कम से कम आप लिख कर आएंगे पेपर में, और आधा बहुत होगा। जब मैं आपको 8-10 पेज के नोट्स माइंड में आपके याद करवा दूंगा, तो पेपर में 6-7 पेज तो आप आराम से लिख देंगे। तो बस थोड़ा सा डीमोटिवेशन मेरे अंदर आ रहा था कि हो सकता है वीडियो बड़ी हो रही हो, तो कुछ बच्चों को मतलब बड़ा लग रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आप बस वीडियो को देखते जाएं। चीन का 1954 का संविधान साम्यवादी क्रांतिकारियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता था। इसमें अर्थव्यवस्था के समाजीकरण, जनवादी लोकतंत्र और जनवादी अधिनायक तंत्र की विशेष रूप से चर्चा की गई थी। सोवियत रूस के 1936 के संविधान की तरह यहाँ भी शासन और समाज के सभी अंगों पर साम्यवादी दल की प्रधानता स्थापित की गई थी। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी तत्कालीन रूसी संविधान के अनुरूप निर्धारित किए गए थे। मतलब यही है कि जो चीन था वहाँ पर 1954 में जो संविधान बनाया गया था चीन में, वो उसमें साम्यवादी क्रांतियों का ही मतलब इच्छाएं थी। कहने का मतलब है कि चीन के संविधान में साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म को और जो समाजवाद है इसी को प्रमुख भूमिका दी गई थी। चीन में जो साम्यवादी दल है इसको सबसे बड़ा शासन का अंग बताया गया था।
सारी शक्ति इसी दल कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई थी और जो भी कर्तव्य वगैरह हैं वो सब इस संविधान में लिखे हुए थे और ये रूस से प्रभावित था। रूस में जो संविधान था उससे काफ़ी मिलता जुलता था। और मुख्य रूप से मैं एक छोटी समरी में कहूँ तो ये जो संविधान था इसमें समाजवाद प्रमुख था, पूंजीवाद के लिए कुछ खास जगह नहीं थी, समाजवाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ी जगह थी। 1965 से 1969 तक की अवधि में चीन के अंतर्गत भारी राजनीतिक उथल पुथल हुई जिसे सांस्कृतिक क्रांति कल्चरल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति का नेतृत्व तत्कालीन चीन के सर्वोच्च नेता स्वयं माओ त्से तुंग ने किया था और इसमें माओ के अनुयायी लाल रक्षकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके पीछे यह मान्यता निहित थी कि नई नई समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जनसाधारण के मन में बुर्जुआ संस्कारों और सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें गहरी जमी होती हैं। अतः जन मन में व्यापक वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए साम्यवादी कार्यकर्ताओं को किसानों, मजदूरों और जनसाधारण के बीच में जाकर काम करना चाहिए, उनसे कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा लेनी चाहिए और उनके मन में समाजवाद के प्रति आस्था जगानी चाहिए। मतलब दोस्तों अब चीन में 1965 से लेकर 69 तक लगभग ये 4 सालों की टाइम पीरियड में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। कल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब कि अब चीन में जो संस्कृतियाँ थी उसमें परिवर्तन आए, उसमें समाजवाद की जो संस्कृति, समाजवादी जो व्यवस्था है उसको अपनाने के लिए कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन लाए गए। ऐसी मान्यता बताई गई कि समाजवाद के प्रति लोगों में, जनता में आस्था जगाने के लिए कई सारे कार्यक्रम किए गए। इस क्रांति के दौरान अनेक वर्ष तक चीन के सारे विश्वविद्यालय बंद पड़े रहे और समाज की अनेक गतिविधियों पर भारी असर पड़ा। वैसे सांस्कृतिक क्रांति का प्रयोग चीन में माओ के विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों का सफाया करने के उद्देश्य से भी किया गया। इस सांस्कृतिक क्रांति की उपलब्धियों को समेकित करने के ध्येय से, लक्ष्य से ही चीन में 1975 का नया संविधान लागू किया गया। मतलब देखो दोस्तों, ये अब चीन में सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से जो चीन की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लोगों के दिमाग में समाजवाद के प्रति आस्था जगाना चाहती थी। तो आप सिंपल बस ये समझें कि सांस्कृतिक परिवर्तन आया जिसमें कि समाजवाद को बढ़ावा दिया गया, लोगों में समाजवाद के प्रति निष्ठा जगाई गई ताकि जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उसके विरोधी खत्म हो जाएं। भाई अगर आप सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल तरीके से अगर आप किसी की सोच बदल दो तो वो उसी सोच में, आपकी सोच में ढल जाएगा, तो इससे आपके कई सारे विरोधी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और इसी सांस्कृतिक परिवर्तन को समेटने के लिए, मतलब इकट्ठा एक ठोस रूप देने के लिए 1975 का संविधान चीन में लागू किया गया। इस संविधान के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो गई। इसमें सेना को राज्य के नियंत्रण से हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष के नियंत्रण में रखा गया। साथ ही चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कार्य करने का निर्देश दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष या चेयरमैन के नाते माओ त्से तुंग की स्थिति अद्वितीय और सर्वोच्च हो गई। इसके अलावा चीन का 1975 का संविधान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन को सोवियत रूस के साम्यवादी नेतृत्व और प्रभाव से मुक्त करने के प्रयास का संकेत भी देता है। इसके अंतर्गत रूस के साम्यवादी साम्राज्यवाद की स्पष्ट निंदा की गई थी। अब देखो दोस्तों, अब चीन में जो 1975 का संविधान लागू किया गया था, वो लागू किया गया था कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन को ठोस रूप दिया जा सके। ठीक है, अब इसके अलावा इस संविधान में और क्या किया गया? इस संविधान में जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया गया। कैसे? पहले क्या था कि सरकार का नियंत्रण था सेना के ऊपर। अब क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सेना को संचालित करेगी। उसका कोई जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो सेना को संचालित करेगा, जैसे कि महासचिव। इसके अलावा वहाँ की एक कांग्रेस है, जैसे हमारी संसद समझ लो,
तो वहाँ की कांग्रेस है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अभी मैं इसको समझाऊंगा अलग से। अब राष्ट्रीय जन कांग्रेस को कहा गया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कार्य करेगी। मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का एक लीडर होगा, वो कौन होगा? वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर दूसरी भी छोटी मोटी पार्टियां जो लोग हैं किसी से मतलब नहीं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में अब जो पूरा जो नेतृत्व होगा, लीडरशिप होगी, वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। स्पष्ट तौर पर संविधान में ये बातें कही गई। और इन सभी के चलते जो माओ त्से तुंग थे, जो वहाँ के प्रमुख थे भाई, अध्यक्ष थे पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो अब इनकी स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि कुल मिलाकर सारी की सारी शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को दे दी गई। तो अब इससे उनकी जो स्थिति थी माओ की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चीन में सबसे सर्वोच्च शक्ति उनको मिल गई। इसके अलावा ये जो 1975 का संविधान था, ये भी दर्शा रहा था कि अब चीन का जो संविधान है वो रूस से अलग है। मतलब चीन जो है वो अब अपने आप को रूस के प्रभाव से मुक्त करना चाह रहा था। मतलब कि हमें अब रूस के प्रभाव में नहीं रहना, कुछ ऐसा चीन दर्शा रहा था। और इसमें रूस के जो साम्यवादी साम्राज्यवाद था उसकी भी स्पष्ट निंदा की गई थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब चीन ने अपना संविधान रूस से थोड़ा अलग बनाया। 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु हो गई और चीन में सत्ता के संघर्ष ने नई करवट ली। इस संघर्ष में देंग जियाओपिंग के नेतृत्व के गुट को विजय प्राप्त हुई, जिसने 1978 के नए संविधान की नींव रखी। इसमें माओ त्से तुंग के नेतृत्व को सराहा गया, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति की निंदा की गई। अब देखो दोस्तों, अब 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु हो जाती है। अब जो प्रमुख जो लीडर आते हैं वो आते हैं देंग जियाओपिंग। अब ये 1978 का एक नया संविधान लाते हैं और इसमें वो माओ त्से तुंग के नेतृत्व की सराहना, मतलब उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, सांस्कृतिक थोड़ा परिवर्तन जो हुआ था, उसकी ये निंदा करते हैं। चीन का वर्तमान संविधान 1982 में अपनाया गया। यह संविधान पिछले दोनों संविधानों से बड़ा है, जहां 1975 के संविधान में केवल 30 अनुच्छेद थे और 1978 के संविधान में 60 अनुच्छेद थे। 1982 के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों 1982 का ये जो चीन का संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान है चीन का। जो पिछले दोनों संविधान जो थे, एक 1975 का और एक 1978 का, तो दोनों से काफ़ी बड़ा है। यह संविधान देश की जनता में विस्तृत प्रचार और विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया गया। यह संविधान सार्वजनिक नीति की नई प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसमें आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि चीन की जनता जनवादी लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र में निष्ठा रखते हुए समाजवादी मार्ग पर अग्रसर होगी और समाजवादी संस्थाओं को लगातार उन्नत करेगी। संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय केंद्रवाद के सिद्धांत में प्रबल आस्था व्यक्त की गई है। मतलब देखो दोस्तों, इस संविधान को काफ़ी विचार विमर्श करके स्वीकार किया गया था। अब इस संविधान में जो समाजवादी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी गई है, उसको ज़्यादा मतलब रखा गया है। अब इस संविधान में लोकतांत्रिक अधिनायक तंत्र की बात की गई है। लोकतंत्रीय केंद्रवाद पर बल दिया गया है। मतलब कि लोकतंत्र स्थापित करने की बात की गई है, लेकिन एक अधिनायक तंत्र के रूप में, कि मतलब शक्ति कुछ लोगों के ही पास हो। इसके अलावा ये जो संविधान है, इसमें आधुनिकीकरण पर, मॉडर्नाइजेशन पर भी बल दिया गया है। 1982 के संविधान के अंतर्गत राज्य की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि जनवादी चीन गणराज्य के राष्ट्रपति का जो पद 1975 के संविधान में समाप्त कर दिया गया था, उसे फिर से जीवित कर दिया गया। 2013 में चीन का परमोच्च नेता यानी कि सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग हैं। वह चीन का राष्ट्रपति, साम्यवादी दल का महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग का चेयरमैन भी है। 2018 से उसकी पद अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ा दी गई है। अब देखो दोस्तों, 1978 के बाद फिर 1982 में
चीन का जो ये नया संविधान लाया जाता है, अब इसके तहत चीन में जो राष्ट्रपति का जो पद था उसको दोबारा से उसको जीवित किया जाता है। 1975 के संविधान के तहत राष्ट्रपति का जो पद था उसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अब 1982 के संविधान के बाद से राष्ट्रपति के पद को दोबारा से लाया जाता है, जो कि प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। अब 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 से शी जिनपिंग वहाँ के नेता हैं, चीन के नेता हैं। अब वो अनिश्चित काल तक उनकी वो बढ़ा दी गई है। 2018 के बाद से उनकी जो पद अवधि है राष्ट्रपति के रूप में, जो उनका कार्यकाल है, उसको लगभग अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है। जब तक वो चाहते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। और वो साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं, जो कि सब कुछ है। और जो केंद्रीय सेना आयोग है उसका चेयरमैन भी वही है, और देश का चीन का राष्ट्रपति भी वही है। तो मतलब इससे समझ में आता है कि शी जिनपिंग अपने देश में सर्वोच्च हैं। सबसे बड़े जो व्यक्ति है वो शी जिनपिंग ही हैं चीन में। चीन में 1982 के संविधान के अंतर्गत संविधान को राज्य का बुनियादी कानून फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है। अतः चीन में रहने वाली सभी राष्ट्र जातियां, राज्य के समस्त उच्च अधिकारी, सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक संस्थान और सार्वजनिक संगठन संविधान की व्यवस्थाओं से बंधे हैं। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि राज्य सत्ता और निर्णय प्रक्रिया पर कम्युनिस्ट पार्टी का पहले जैसा प्रभुत्व नहीं रहा, लेकिन व्यवहार के धरातल पर शासन के क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व को समाप्त करना मुश्किल है। देखो दोस्तों, अब ये जो 1982 का संविधान है चीन का, इसमें काफ़ी बल देकर कहा गया है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से कहा गया है कि ये संविधान ही सब कुछ है। चीन में सभी व्यक्ति को ये संविधान मानना पड़ेगा और सभी इस संविधान से बंधे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चीन का संविधान ज़्यादा प्रमुख है, तो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के पास थोड़ी सी पावर कम हो गई है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। व्यवहार के धरातल पर मतलब ज़मीनी स्तर पर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो शक्ति है उसको समाप्त करना काफ़ी मुश्किल है। संविधान वहाँ का काफ़ी मजबूत बनाया है, बट फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी तो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी पावर ही सब कुछ अभी भी वहाँ पर है। 1982 के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन बना दी गई है। इसकी तुलना में 1975 और 78 के संविधान बहुत लचीले थे। मतलब 1982 का जो संविधान है उसमें संशोधन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। चीन के वर्तमान तथा पिछले संविधानों में जनता के जनवादी अधिनायक तंत्र पर बल दिया गया है, जो कि मजदूरों और किसानों की अटूट मैत्री पर आधारित है। इस तरह यह संविधान मार्क्सवाद की मान्यताओं के अनुरूप सर्वहारा के अधिनायक तंत्र पर बल देता है। मतलब कि बहुत सारे लोगों का अधिनायक तंत्र, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सारे जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनके अधिनायक तंत्र पर, उनकी डिक्टेटरशिप पर ये जो संविधान है बल देता है। जितने भी संविधान पहले और लागू किए गए थे और जो वर्तमान में जनवादी चीन का जो संविधान है वो अधिनायक तंत्र पर बल देता है। अधिनायक तंत्र मतलब समझ रहे ना, डिक्टेटरशिप, जिसमें एक व्यक्ति प्रमुख होता है। हालांकि यहाँ पर पार्टी है बहुत ज़्यादा ताकतवर, बट फिर भी इस पार्टी के अलावा कोई और चीन में किसी के पास पावर नहीं है। ये एक इकलौती पार्टी है जो पूरे चीन को कंट्रोल करती है। और इसमें भी जो एक व्यक्ति है जैसे कि शी जिनपिंग, वो अधिनायक है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जनवादी चीन गणराज्य में समस्त शक्ति या सत्ता जनसाधारण के हाथों में निहित है। हर स्तर पर जन कांग्रेसों का गठन किया गया है, जो कि निम्न स्तर की प्रतिनिधि सभाएं हैं, और चीन की प्रमुख प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय जन कांग्रेस का आधार प्रस्तुत करती हैं। जन कांग्रेसों में मजदूरों, किसानों, सैनिकों और जनसाधारण को रखा जाता है। चीन की जन कांग्रेस को सोवियत संघ की सोवियत के तुल्य मान सकते हैं और राष्ट्रीय जन कांग्रेस को सर्वोच्च सोवियत की समानांतर संस्था कह सकते हैं। अंततः जनसाधारण को न केवल राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। अब देखो दोस्तों, चीन में संविधान के अकॉर्डिंग बात की गई है कि चीन में जो प्रमुख एक जो संसद है वो है राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस।
अब चीन का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 में जनता को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। चीन में कहा गया है कि जो सारी जो शक्ति होगी वो जनता की जनता में होगी। चीन में ये सारी बातें की गई हैं और इसके लिए जो छोटे छोटे स्तर हैं, जैसे कि पंचायत स्तर होता है ना, भारत में छोटा छोटा स्तर होता है, वहाँ पर लोगों के प्रतिनिधि के लिए छोटी छोटी जन कांग्रेस, छोटी छोटी पार्टियाँ बनाई जाएंगी, जिसमें कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा, कांग्रेस मतलब किसानों सैनिकों का प्रतिनिधित्व होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संविधान में चीन के ये कहा गया है कि जनता प्रमुख है और जनता को प्रतिनिधित्व देने के लिए कई सारी सारी छोटी छोटी पार्टीज जिन्हें जन कांग्रेस कहते हैं वो सारी बनाई जाएंगी, जिसमें जनता को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और इन सभी की जो सबसे बड़ा जो मतलब लेवल होगा वो होगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस का। ठीक है, इन सभी का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो करेगी राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इसे आप एक बड़ी संस्था कह सकते हैं, बड़ा एक संस्था, एक संसद कह सकते हैं। ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी और ये चलेगी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। अब एक तरफ चीन में जनता को बहुत ज़्यादा अधिकार देने की बात की गई है, बट फिर भी संविधान में अधिनायक तंत्र, जनता के अधिनायक तंत्र की बात की गई है। और जैसा हम जानते हैं कि चीन का शासन जितना हमने देखा है उसमें यही पता चलता है कि चीन के शासन में हमें डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। लोकतंत्र जैसी कोई भी चीज़ हमें चीन में देखने को नहीं मिलती है। चीन में आए दिन कितने ही सारे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। चीन, यहाँ तक कि जो यूट्यूब है, जो गूगल है वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो चीन की सरकार चला रही है। वो अपने गूगल की तरह, यूट्यूब की तरह वो अपने कई सारे प्लेटफॉर्म बनाती है और वही चलाती है। और चीन की पूरी जो कांग्रेस है, जन कांग्रेस, हर चीज़ पर नियंत्रण रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की हर चीज़ पर नियंत्रण रखती है। मीडिया पूरी तरह उनकी नियंत्रित है। वहाँ पे कहा जाता है फ्री में न्यूज़पेपर बांटा जाता है, तो सरकार फ्री में न्यूज़पेपर क्यों बांटती है? क्योंकि वो अपनी खबरें ही जो दिखाना चाहती है वो वही दिखा रही है बस। तो जैसा कि हम जानते हैं चीन में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, बट हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमें समझना था कि चीन में किस तरह से एक संवैधानिक विकास हुआ है। तो दोस्तों, चीन में कुछ इसी तरह संविधान का विकास हुआ है 1949 के बाद। हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिया कि किस तरह जनवादी चीन अस्तित्व में आया, और हमने पूरी तरह देखा कि चीन में किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। संविधान की विशेषताएं भी थोड़ी बहुत अभी हमने देख ली, बट अभी हमें बहुत सारी बातें और भी करनी है, जैसे कि चीन के संविधान की मुख्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा डिटेल में इसे हमें समझना है। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताओं को अभी हमें समझना है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस, अब राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो चीन की कांग्रेस है, पीपल्स कांग्रेस भी जिसे कहते हैं, आखिर ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम थोड़ी और भी बात करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी टॉपिक हमारे बच गए हैं यहाँ से, उन सभी को हम कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देख लेना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।